शासक है वो देश का शासक नहीं है। वो शासक R1A1 के माध्यम से उसका डीएनए यूरेशियन ब्राह्मण है और ये बात छुपाई नहीं जाती है। आज यूरोप में आपने देखा होगा, यूरोप के अंदर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अमेरिका में वो लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने एक जगह पे कहा है कि भारत की ये जाति व्यवस्था अगर भारत के अंदर, देश के अंदर अगर खत्म नहीं हुई तो ये देश की महामारी नहीं, ये विदेशों की महामारी बनेगी। और आज ऐसे ही हुआ है। जितने ही मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में यहाँ के जो ब्राह्मण है वो मल्टीनेशनल कंपनी में, फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी में, वो लोग जाति व्यवस्था के साथ में हमारे जो बहुजन SC ST OBC जो बाहर देश में जाते हैं उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं जो SC ST के साथ में एट्रोसिटी के माध्यम से जो उनकी केस नहीं ली जाती, उसी तरह से वो व्यवहार वहां पे करते हैं। उन्होंने कानून बनाया है, कड़क कानून बनाया है और सख्त कानून बनाया है। तो ये हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। ये जानकारी पाने के लिए आपको इस संगठन के माध्यम से आपको जानकारी लेना होगा। जानकारी ही सूचनाओं का स्रोत होता है। जिसके पास जानकारी होती है उसके पास वेपन्स होता है। उस वेपन्स को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ये हमने सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और इस आंदोलन का एक आप जरिया बनके, एक ताकत बनके हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके इस बहुजनों को मुक्ति, गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हमें एक होना है, संगठित होना है और तभी हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। मैं साथियों आपके सामने मेरा एक स्वरचित गीत पेश करने जाता हूं। स्वरचित गीत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे गीत का शीर्षक है जय मूल निवासी। ए मेरे मूल निवासी, ए मेरे भारतवासी, मेरे देश के वासी, ऐ मेरे मूल निवासी, पहचानो अपनी ताकत, शासक हो तुम देश की, जरा याद करो पुरखों को। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार पुणे पुरखों को। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। कोई इसमें SC ST, कोई OBC और माइनॉरिटी, कोई इसमें SC ST, कोई OBC और माइनॉरिटी, कोई NTD NTVJNT और कोई अनजानू है, सबको संगठित करे, सबको संगठित करे, वो है मेरे मूल निवासी। फूले जी को अर्पण करके जंग लड़ने हम आए हैं, जंग लड़ने हम आए हैं, वो है मेरे मूल निवासी। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार पुणे पुरखों को। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। आजादी की है ये ब्राह्मणों को दी हमने छूट, और करो देश की तुम लूट। इतिहास की पन्ने खोजो, इतिहास के पन्ने खोजो, अब दीप ना तुम बुझाओ। फूले जी को अर्पण करके जंग लड़ने हम आए हैं, जंग लड़ने हम आए हैं, वो है मेरे मूल निवासी। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार पुणे पुरखों को। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। साथियों आज के दिन जो हम लोग बाबा साहब की 135वीं जयंती इस जगह पे हम लोग मना रहे हैं, मैं ये गीत के माध्यम से मैं बाबा साहब को और हमारे जिन महापुरुषों ने हमें इस कद तक यहाँ पर लाया है उनको ये गीत मैं डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद। थैंक यू सूरज सिंगाड़े जी।
शॉर्टकट में बहुत अच्छा विचार रखा और आगे के वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती उषा बी सीजू। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मूल्यवासी समाज में जन्मे सभी गुरुओं, संतों, वीरांगनाओं, जिन लोगों ने असमानता के विरोध में समानता का प्रचार प्रसार किया, जिन महापुरुषों, महानायिकाओं ने हमें मान, सम्मान, स्वाभिमान देने का अधिकार दिया, उन सभी महापुरुषों, महानायिकों को मैं नमन करती हूँ। आज तारीख 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 135वें जन्म जयंती के अवसर पर बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के तहत कच्छ स्तरीय प्रबोधन के कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मेश्राम साहब एवं उद्घाटा राष्ट्रीय प्रभारी मान्यवर रविंद्र सिंह विदावत सर, मंचस्थ वक्तागण एवं महानुभावों और कच्छ जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे मूल्यवासी भाइयों और बहनों, आज का इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए 4 विषय रखे गए हैं, लेकिन मैं मेरी बात इस आंदोलन में महिला की भागीदारी के संदर्भ में रखना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि देश में किसी भी समाज की प्रगति वहाँ उनकी महिला की हुई प्रगति के आधार पर मापते हैं। साथियों, हमारी मूल्यवासी महिलाएं अगर जागरूक होगी तो हमारा समाज जागरूक होगा। अगर हमारी महिलाएं पाखंडवाद और अंधविश्वास को फॉलो करेगी तो हमारा समाज भी पाखंडवाद और अंधविश्वास को फॉलो करेगा। जब तक मूल्यवासी महिलाएं हमारे आंदोलन में आगे नहीं आएगी तब तक हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। समाज में आबादी की जनसंख्या के कुल 50% हिस्सा महिला का भी है, तो महिला को अपनी आजादी के लिए इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में साथ, सहकार और प्रतिनिधित्व और जन चेतना जागृत किए बगैर हमारी आजादी की लड़ाई संभव नहीं होगी। साथियों, ज्योतिराव फुले कहते हैं कि अगर कोई पुरुष शिक्षित होता है तो वो अकेला शिक्षित होता है, मगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरा परिवार शिक्षित करती है। मैं अपनी बात को चंद लाइन के जरिए समझाना चाहती हूँ। चुनौतियों के वार को तुम्हें सहना पड़ेगा, चुनौतियों के वार को तुम्हें सहना पड़ेगा, सच को सच तुम्हें कहना पड़ेगा। दुनिया 2 नाव पर पैर रखती है, दुनिया 2 नाव पर पैर रखती है, तुम्हें एक नाव पर पैर रखना पड़ेगा। उसी तरह मैं आप महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि ये जो आपके हाथ है, इस हाथ में सिर्फ बेलन रखने के लिए और रोटियां बनाने के लिए नहीं है, इस हाथ में आप बंदूक रखकर भी दुनिया, देश की रक्षा भी कर सकती है। आपके कोख केवल एक बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, इसी कोख से जन्मे हुए वो शेर और शेरनी जब पैदा होगा वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान के तरह अधिकार से डॉक्टर, इंजीनियर, MP, MLA, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल के तहत बहुत सारे अधिकार दिए हैं। जब उनका हिंदू कोड बिल का पार्लियामेंट में विरोध हुआ तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मंत्री पद से। हमारी महिलाओं को हिंदू कोड बिल के तहत क्या मिला है? महिलाओं को पहले बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं था। जिन महिलाओं के पहले बच्चे नहीं होते थे, अगर उनको बच्चे गोद लेना है तो उनको पहले बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार दिलाने वाले सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। पहले महिलाओं को अगर किसी की शादी हुई और उसको शादी में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर उसको तलाक लेना है तो पहले वो महिला तलाक भी नहीं ले सकती थी। पहले जो महिलाएं जो काम पे जाती थी उनको बच्चे की डिलीवरी होने के बाद उनको जो प्रसव के लिए छुट्टी अभी जो मिल रही है 6 महीने की, पहले वो भी छुट्टी नहीं मिलती थी। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है। स्त्री पुरुष समानता को खत्म कर दिया। पहले जिन महिला का पति अगर
एक्सपायर हो जाता था, मर जाता था, तो उनको दूसरी बार शादी, जिसे हम विधवा विवाह कहते हैं, वो करने का भी अधिकार नहीं था। पहले वोट का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को धर्मशास्त्रों के अनुसार शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, और पुरुष के आज्ञा के बिना किसी भी निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं था। साथियों, अगर ये बात तो कम समय में बताई जाए तो बहुत कम है, लेकिन अगर ज्यादा बात करने के लिए इसके लिए बहुत सारा भी टाइम की जरूरत है। अभी चिट्ठी भी आ गई है। साथियों, हमारी महिलाओं के इस बात का ध्यान देते हुए हमारे लोग, जो महापुरुष महानायिकाओं जिन्होंने आजाद भारत का सपना देखा है, उसे आजाद भारत बनाने के लिए हम महिलाओं को पूरा योगदान देना पड़ेगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद उषा बहन। साथियों, कोई पंडाल में दूर दूर दिखाई दे रहे, कुर्सी हमारी खाली है। वैश्राम साहब एकदम बस चंद मिनटों में आने वाले, हम कार्यक्रम विधिवत शुरू करने जा रहे हैं, तो अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आगे के वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मुरजी भाई बुज्जिया, रिटायर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर कंडला पोर्ट। आइए अपनी बात रखे मुरजी भाई बुज्जिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम मातम देव। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि परम पूज्य ऐसे महान महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 135वां जन्मदिन हम यहाँ पे उजेड़े हैं, मना रहे हैं। और डॉक्टर वामन मेश्राम साहब हर साल और यही एरिया में हमारे यहाँ ही आते हैं, उनको भी कितनी लग रही है, कितना प्रेम है। सबसे पहले तो हमें ये खुशी होनी चाहिए। मंच पर विराजमान ऐसे बहुत सारे अपना विभूतियों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं कुछ आपसे थोड़ा बहुत कह के अपना विश्राम ग्रहण करूंगा। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, मैं 71 ईयर्स का हो गया हूँ। मैं 74 के अंदर कंडला पोर्ट के अंदर जब लगा, उस वक्त मेरे कंडला पोर्ट के अंदर मेरे पिताजी एक पट्टे वाले थे। मेरी परिस्थिति, हमारी परिस्थिति, मेरे 4 भाई 2 बहनें थी। इतनी हमारी परिस्थिति कमजोर थी कि मेरी माँ जो थी वो सिलाई करती थी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इतना सिलाई करा के आज मेरे को इतना ग्रेजुएशन के ऊपर मैं कंडला पोर्ट का असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर बना है मुझे। अच्छा, अब मैं बाजी भाई के कॉन्टेक्ट में हमेशा मैं रहता हूँ, और हमारे जितने भी नवयुवक भाई एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लड़के मिलते हैं, तो हम उनसे यही चर्चा करते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई के अंदर ध्यान दीजिए, और कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कीजिए, और कुछ आपको कोई समस्या है, कुछ तकलीफ है, तो हम बैठे हैं और हम इसको और आगे फॉरवर्ड करेंगे। बस मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, इतना कह के मैं अपना विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कुछ ही देर में मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। तो मैं जो साथी खड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि खड़े रहकर अपना पैर दर्द ना करवाए, आराम से कुर्सियों पर बैठ जाए। कुर्सियों पर बैठने के लिए हमने कुर्सियां लगाई है। तो बहुत जल्दी माननीय वामन मेश्राम साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। हमारे बीच में माननीय वामन मेश्राम साहब आ गए हैं। बोल 85, बोल 85। माननीय वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, माननीय वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। भूषण
साथियों, सभी साथियों से गुजारिश है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आगे कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मान्यवर भीमजी भाई सीजू इनको आमंत्रित करता हूं, वे आए और आगे का संचालन करें। माननीय भीमजी भाई सीजू। साथियों, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारा कार्यक्रम 14 अप्रैल का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती का विधिवत उद्घाटन के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आज के उद्घाटन मान्यवर रविंद्र सिंह बिदावत सर, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मूल निवासी महासंघ। धन्यवाद। मूल निवासी महापुरुषों को नमन, धनी मातंग को नमन और महात्मा ज्योतिबा फूले जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन। और आज के हमारे अध्यक्ष मूल निवासी नायक पामसेप एवं भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम साहब, सभी भाइयों बहनों, जय छात्रम, जय मूल निवासी। साथियों, आज जो बाबा साहब की जन्म जयंती पर विषय दे रखे हैं जातिगत जनगणना का, 1931 में पहली जातिगत जनगणना अंग्रेजों के समय हुई थी। फिर 1948 में जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने कानून बनाकर जातिगत जनगणना बंद कर दी गई। और जातिगत जनगणना से क्या होगा कि साथियों, जो हमारा संविधान है, संविधान की जो आत्मा है पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। जितने भी समाज है, जाति है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। प्रतिनिधित्व का मतलब है जो संविधान बनाया गया था बाबा साहब द्वारा, उसके 3 उद्देश्य थे प्रमुख। अस्पृश्यता का अंत। और ये अस्पृश्यता किसके साथ होती है? जो शासक वर्ग नहीं होता उसके साथ होती है, तो हमारे समाज को शासक बनाना। तीसरा था कि भी समता, समानता, न्याय, बंधुता आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। तो जब जनगणना होगा तभी पता लगेगा कि आज जो न्यायिकालिका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में किस समाज के कितने लोग हैं। तो अभी हमारे वहां सामान्य कैटेगरी के लोग हैं। सामान्य कैटेगरी का भी जैसे क्षत्रियों को सामान्य कैटेगरी में डाल रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं है। जितने भी हमारे सेंटर के आयोग है, यूपीएससी है, सेंसर बोर्ड है, मूवीज बनती है, तो वो भी सारे एक ही जाति का प्रतिनिधित्व है, जो 3% लोग हैं। तो अगर जनगणना नहीं होगी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां, वो भी हमारे लोगों के नहीं है। और जन मीडिया है, तो जब तक आपकी जातिगत जनगणना नहीं होती है और जो सभी को रिप्रेजेंटेशन, जैसे रिजर्वेशन शब्द को लेकर भी लोगों को गलत फहमी है कि रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन नहीं, वो है रिप्रेजेंटेशन। जितनी जिसकी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी। और जो अभी हमारे सरकार का बजट है 53 लाख करोड़, गुजरात सरकार का जैसे 4 लाख करोड़ है, तो उसमें किस जाति को कितना मिल रहा है? क्योंकि हमारे लोग तो आपस की जो दुश्मन द्वारा गलत फहमियां क्रिएट की गई है उससे ही बाहर नहीं आ रही, लड़ाई में व्यस्त है। किसी को हिंदू बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। तो ये गलत फहमियों से निकल के हम बात यूनिवर्सिटी की कर सकते हैं, इतिहास की कर सकते हैं, लेकिन क्या है, जब तक हम संगठित शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हमें वो हासिल नहीं हो सकता। अगर वो हासिल करना है तो जो गलत फहमियां दुश्मन द्वारा क्रिएट की गई है उन्हें समझना होगा। और जो दुश्मन जो क्रिया करता है, जैसे अभी यूजीसी एक्ट आया है, तो साथियों जो स्कूलें बंद कर रहे हैं वो यूजीसी एक्ट थोड़ी देंगे आपको। जो शिक्षा ही बंद कर दी, यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, तो वो दे नहीं सकते। अब वो बीजेपी लेके आई है, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। तो हमारे लोग जो अभी कुछ मिलना नहीं है वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं कि यार वो बीजेपी तो लेके आई थे, कांग्रेस कह रही, हम तो समर्थन में थे, तो कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में उलझे हुए, मिलना कुछ है नहीं। तो जातिगत जनगणना, ईवीएम जैसे जब अभी मुद्दे हैं तो उसको यूजीसी एक्ट इसीलिए लाई है ताकि हमारा ध्यान उन जो हमारे मेन समस्याएं हैं उनसे हट जाए। और जनगणना नहीं होगी तो हमारा हक अधिकार कौन कितना खा रहा है? अभी 3% लोग हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। आज राज्यसभा सांसद आपके यहाँ से कितने हैं? एमएलए है, एमपी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स है, आईएएस, आईएएस कितने हैं? हमारे हाई जैसे सेंटर के आयोग हैं, स्टेट के आयोग हैं, मीडिया है। तो एक ही लोगों का जो कब्जा है तो हो नहीं पाएगा। आंकड़े जब सामने आएंगे, अभी
स्वर्ण के नाम पे क्षत्रियों को भी जैसे बेवकूफ बनाया जाता है, हिंदू के नाम बनाया जाता है। तो साथियों, जो हिंदू धर्म है वो तो ब्राह्मण धर्म है, मनु स्मृति को मानने वाला। और यहाँ के जैसे राजा मैंने अभी सुना है कि जो मातंग कम्युनिटी के हैं, धनी मातंग वगैरह, वही राज तिलक करते थे। तो शेड्यूल कास्ट के लोग जिनका राज तिलक करते हो तो वो हिंदू नहीं हो सकते। और अगर क्षत्रिय हिंदू होते हैं तो सामान्य कैटेगरी के जो ब्राह्मण बैठे हैं सेंसर बोर्ड पे, वो फिल्में बना के बदनाम नहीं करते ठाकुर सामंत के नाम पे। अगर क्षत्रिय हिंदू होता तो जब बाबा साहब को नेहरू जी ने मकान खाली कराया था तो सिरोही महाराजाओं ने पहले गिफ्ट नहीं करते दिल्ली का, क्योंकि मनुस्मृति में तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत माना गया है। अगर वो हाथ छूनेगा तो संपत्ति थोड़ी दे सकते, संपत्ति का तो उनको अधिकार ही नहीं है। तो साथियों, ये जो हिंदू के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हमारे मुस्लिम भाई भी गलतफहमियां है कि 1947 में जब दंगे हुए थे तो जहां कांग्रेस थी वहीं दंगे हुए थे, और शहीद साहब भी बैठे हैं, और जहां देसी रियासतें थे वहां कोई दंगा नहीं हुआ, ऐसा मेरे ध्यान में है। कोई हो तो आप, तो ये जो गलतफहमियां है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, क्योंकि अभी जैसे राजस्थान में हमारे गोगामेडी का प्राचीन मंदिर है, उनके पुजारी जो मुस्लिम राजपूत हैं, तो अभी वहां करोड़ों लोग आते हैं तो ब्राह्मण चाहते हैं हमारा कब्जा हो जाए, इसके लिए वो करते रहते हैं। लेकिन अभी हमारे ऐसा है नहीं, जो हमारा भाई है, डीएनए का भाई है, धर्म भले कुछ भी हो, पूजा पत्ती कुछ भी हो, हम उन्हें अभी भाई मानते हैं। तो एक जैसे क्षत्रिय के अभी बाबा साहब की जयंती नहीं है तो उनके भी गलत फहमी है कि बाबा साहब तो हमारे, अब इसलिए वो संविधान भी नहीं पढ़ते, अपने हक अधिकार के बारे में जानते भी नहीं है कि बाबा साहब, जब मैं बाम से आने के बाद मैं जान पाया हूँ कि बाबा साहब जब भी राजकोट आते थे तो वो राजकोट के चीफ गेस्ट होते थे। सिरोही महाराजा से भी उनके अच्छे रिलेशन थे, इसलिए उन्होंने पैलेस गिफ्ट किया। कश्मीर महाराजा से भी, बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह जी गोल में सम्मेलन में मिले, उन्हें आरती साहू जी महाराजा से। मुझे लगता है 1956 में अगर बाबा साहब 10-1 साल और रहते तो हमें आजादी, उसी समय वो पॉलिटिकल पार्टी बना के सभी मूल निवासियों की हमें आजादी दिला देते, और अभी हमारी भी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी भी होती, और हमारे लोग आज जो बाबा साहब ने सपना देखा था शासन करती जमात बनना, वो हम होते। तो साथियों, जब वीपी सिंह जी मिला तो उन्होंने भी उनको भारत रत्न देना हो, संसद में जिस आदमी ने संविधान लिखा उनकी, बाबा साहब की स्टेच्यू तक नहीं थी। तो क्षत्रियों में जो गलतफहमी है कि भाई वो वीपी सिंह जी भी क्षत्रिय थे, तो आप लोग ये गलतफहमी मत पालो हमारे भाई। अब जब गुरु यहाँ राजा के राज तिलक भी करते थे मातंग, तो अभी आप अगर नहीं आओगे तो जब किसी समाज को अधिकार भी नकारात्मकता के दौर से गुजरना होता है, सेग्रीगेट करने के लिए बदनाम किया जाता है फिल्मों के माध्यम से, जैसे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, तो उन्हें दोस्त दुश्मन को पहचाने। फूले जी की जयंती अभी उन्होंने यही कहा था, अभी दोस्त दुश्मन को पहचानो। तो क्षत्रिय समाज अभी दोस्त दुश्मन को नहीं पहचानेगा। एक वो है जो परशुराम के नाम को 21 बार धरती बीन करने की बात करते हैं। अब वो भारत में कौन सा क्षत्रियों को मारा, और अफगानिस्तान है या आपका चाइना है, जापान है, यूरोप है, वो सारों की लिस्ट तो मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं। तो ये जो काल्पनिक कहानियां बनाती चाणक्य के नाम पर, नंदम अंतम क्षत्रिय अंतम, तो दोस्त और दुश्मन को पहचाने। एक वो है जो हमें बदनाम कर रहा है, एक जो हमारे साथी हैं, जो भी जितना भी चीनी यात्री हैं बाहर से, जो भी है, फायान है, एत सिंह है, एनसांग है, उन्होंने बोला जो राजा बुद्धिस्ट है, प्रजा बुद्धिस्ट है। हमारे जो महाराजा जयचंद थे, मैं उन्हीं के वंशज हूं, उनके गुरु थे बुद्धिस्ट बनते। तो जिनके गुरु बुद्धिस्ट है, हमारे जयचंद जी की दादी जी थी कुमार देवी। कुमार देवी जी, उन्होंने 9 मंजिला बौद्ध विहार बनाया था। जो बौद्ध विहार बनाए तो हिंदू कैसे हो सकते हैं? तो साथियों, हमें दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। मिश्राम साहब अभी 50 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को समय, श्रम, हुनर, बुद्धि का यूज करते हुए साथ सहयोग करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे वापिस हमारा शासन आए, शासन करती जमात बनना है। यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे हर घर में सोने चांदी के बर्तन होते थे। जी धन्यवाद जय मुनिवासी। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, वे आए
वो आ रहे हैं। इन्होंने फाइल वापस नहीं की, फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड। महिला पोलीस ने विनंती, जल्दी आओ बे. व्यवस्था संभाळो महिला पोलीस. महिला પોલીસ જલ્દી આવો ને, ડિસ્ટર્બ થાય છે કાર્યક્રમ. જપો ને, તમે લઈ જાઓ એમને, ડિસ્ટર્બ કરે છે. લઈ જાઓ એમને, મહિલા પોલીસ લઈ જાઓ એમને, મહિલા પોલીસ લઈ જાઓ, કાર્યક્રમ ડિસ્ટર્બ કરે છે. હાલો લઈ જાઓ, લઈ જાઓ. પોલીસને વિનંતી, વ્યવસ્થા જાળવવામાં મદદ કરો. મહિલા પોલીસને વિનંતી, કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વિનંતી. साथियों, पुलिस प्रशासन मामले को देखेगा। आप सभी लोगों को अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपनी अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाए और ड्यूटी लगा है इधर। किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस करने की बजाय जो साथी कार्यक्रम सुनने के लिए आए हैं उन्होंने कार्यक्रम सुनना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें और मैं जो हमारे वक्ता है माननीय रविंद्र सिंह बिदावत साहब, उनको पुनः आमंत्रित करता हूं वे आए और अपना प्रबोधन करें। माननीय रविंद्र सिंह बिदावत साहब। हेलो जी साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय छात्राम। बिंदास बोलिए। साथियों, आज भी जो एट्रोसिटी है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर किसी को भी लगता है वो क्षत्रिय समाज से भी हो तो शंकराचार्य से भी हाथ मिला के दिखा दे। तो ये जो गलतफहमी हमारे समाज में क्रिएट की गई हिंदू के नाम पे, अभी किसी साथी ने कहा था हिंदुस्तान, तो ये जो भारत है, बाबा साहब ने भी लिखा है इंडिया दैट इज हिंदुस्तान, ये भारत नहीं है, ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। तो हमारे जो साथी हिंदू शब्द या हिंदुस्तान का यूज करते हैं उनसे मेरा निवेदन है, इस देश का नाम भारत है, वो यूज करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। साथियों, આ કાર્યક્રમને ડિસ્ટર્બ કરવા માટે કેટલાક તત્વો આવી ગયા છે, તો કાર્યક્રમ ડિસ્ટર્બ નહીં થાય। તો સાથીઓ, સામે ઉભેલા મારા ઉપસ્થિત તમામ મિત્રો ખુરશીઓ પર બિરાજમાન થઈ જાય। સાહેબ વિશેષ જાણકારી આપશે। આ કોઈ વિશેષ મુદ્દો નથી, આ દુશ્મન દ્વારા ષડયંત્ર થઈ રહ્યું છે। આદરણીય વામન મેશ્રામ સાહેબના આંદોલનને ડિસ્ટર્બ કરવાનું આ એક ષડયંત્ર છે। સાથીઓ, આપ બેસો, विशेष वक्ताओं हजी प्रबोधन करवाना है। मेहरबानी करी आप विराजमान थाओ। धन्यवाद। थैंक्स मान्य रविंद्र सर बिदावत जी। और साथियों, अपने अपने मकसद से आप ध्यान मत हटाइए। वो दुश्मन सदियों से हमको गुमराह करते हैं। आप समझदार लोग हैं। आगे के वक्ता के तौर पर मैं डीडी रोसिया सर, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर कंडला पोर्ट, उनसे विनती करता हूं वो अपनी बात रखे। जय भीम। जय भीम। आवाज होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 135वीं जन्म निमित्ते सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज का जो अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, उसको सुनना है, तो मैं कुछ इतना याद नहीं बोला। उसको सुनने के लिए आपको मैं यहाँ रहने के लिए और इसके लिए आए जो आप आए हैं, और उसको पूरी तरह से सुने। जो अपना जो है प्रोग्राम उसको कंटिन्यू रखने का है। जय भीम। आभार रोसिया साहब। और साथियों, जो भी कच्छ जिले से कार्यकर्ता आए हुए जिसके पास फंडिंग का कूपन है,
वो जो सामने जन आंदोलन निर्माण निधि का बैनर लगा हुआ है उधर जमा करना है। और जो वामन मेश्राम सर को जो भी आप फंडिंग देना चाहते हैं उसका भी नाम वहां लिखा जाता है, तो उसको नाम लिख सकते हैं आप। और आगे के वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूं रमण भाई परमार साहब, प्रदेश प्रभारी गुजरात बामसेप, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष। जम्मू निवासी साथियों, आज कच्छ जिले में जैसे हर साल आदरणीय वामन मेश्राम साहब बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए हर साल यहां पर आते हैं, आज भी ये कार्यक्रम बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम यहां चल रहा है। उसमें विषय दिया गया है कि કહેવાતી આઝાદીના 75 વર્ષ પછી પણ ઓબીસીની જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી ન કરવી અને વર્તમાન વસ્તી ગણતરીમાં જાતિનું કોલમ ન રાખવું એ શાસક વર્ગનું ઓબીસીને સતત છેતરવાનું ષડયંત્ર છે। આપણે ભારતનું સંવિધાન જો આપ વાંચતા હોય તો ભારતના સંવિધાનમાં સંખ્યાના અનુપાતમાં પર્યાપ્ત પ્રતિનિધિત્વની વાત ભારતનું સંવિધાન કહે છે। આમાં આ સરકાર 75 વર્ષથી ગણતરી નથી કરતી ઓબીસી, તો કેમ નથી કરતી? પહેલા તો એ સવાલ પેદા થાય કે એવું શું કારણ છે કે સરકાર છેલ્લા 75 વર્ષથી ભારતની તથાકથિત આઝાદીની 1950 થી લઈને આજ સુધી ઓબીસીની જાતિ આધારિત ગણતરી કેમ નથી કરતી? 1931 ની અંદર જ્યારે અહીંયા અંગ્રેજો હતા ત્યારે તમામ જાતિઓની ગણતરી કરવામાં આવેલી, એમાં ઓબીસીની જાતિ આધારિત ગણતરી જે કરવામાં આવેલી એ લગભગ 52% હતી। ભારતનું સંવિધાન સંખ્યાના અનુપાતમાં જે આરક્ષણની વાત કરે છે એ આરક્ષણ પ્રતિનિધિત્વનું આરક્ષણ છે। પ્રતિનિધિત્વનું આરક્ષણ જો 52% ઓબીસી ને આજની તારીખમાં આપવામાં આવે તો કોનું જાય છે? ભારતમાં જે રીતે આજે પ્રતિનિધિત્વ સહપ્રમાણ નથી, જેમ કે એસસી નું 15%, શેડ્યુલ કાસ્ટનું 7.5%, તો સારા 22% પણ પ્રતિનિધિત્વ પૂરતું મળતું નથી અને ઓબીસી ને માત્ર 27% આપવામાં આવેલું છે। તો એક તો સૌથી પહેલી મહત્વની વાત છે કે ઓબીસી ને 27% કયા આધાર પર આપવામાં આવ્યું? જ્યારે 16 નવેમ્બર 1992 ના દિવસે સુપ્રીમ કોર્ટે ઓબીસી ના ચુકાદામાં લખ્યું કે 50% થી વધારે આરક્ષણ આપી શકાશે નહીં। પહેલા જ 50% એક સાઈડમાં કરી દીધા અને બાકી જે 50% હતા એમાં 22.5% તો એસસી એસટી ના હતા, તો વધ્યા કેટલા? 27.5%। તો જે લોજિક છે એ આ રીતનું લોજિક છે, કોઈ સંખ્યાના અનુપાતમાં એમને આરક્ષણ આપવામાં આવ્યું નથી, પણ લોજિક એ છે કે જે 50% વધ્યા એમાંથી 22.5% બાદ કરીએ તો 27.5% વધે, તો માત્ર 27% એમને આપવામાં આવી। હમણાં બિહારમાં ગણતરી કરવામાં આવી, લાલુ પ્રસાદની અને નીતિશ કુમારની સંગઠન વાળી સરકારે જે ગણતરી કરી એમાં 64% ઓબીસી ની ગણતરી થઈ। આખા ભારતમાં જો ગણતરી કરવામાં આવે અને સરેરાશ ગણતરી કરીએ તો લગભગ 60% ગણતરી થાય, તો ઓબીસી ને 60% મળે તો કોનું જાય છે?
જેણે 50% એક સાઈડમાં કરી દીધા છે કે જે 3.5% લોકો રહ્યા એ 50%ની અંદર એનું પ્રતિનિધિત્વ જે ઓવર થઈ ગયું છે એ પ્રતિનિધિત્વ લઈને બેઠેલા છે. જો એમને 60% પ્રમાણે આપવામાં આવે તો 60 વત્તા 22% એસસી એસટી ઓબીસી ને પ્રતિનિધિત્વ મળે તો ભારતની અંદર તમામ જગ્યાઓ ઉપર કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓમાં, રાજ્ય સરકારની નોકરીઓમાં, નીચે જ્યુડિશિયલ કોર્ટ થી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધીમાં 82% અનામત આ લોકોને આપવી પડે. અને જો 82% અનામત આપવી પડે તો છત્રપતિ શાહુજી મહારાજે કહ્યું હતું કે મારા રાજ્યની અંદર જે મહત્વની પોસ્ટ જે છે એની પર તત્સમ જાતિઓ બેઠેલી છે, તો જે મારા સમાજ માટે હું જે નિર્ણય કરું છું એ નિર્ણયનો અમલ એ લોકો નથી કરતા. હવે જો 82% અનામત જો ભારતની અંદર મળે, પ્રતિનિધિત્વ મળે, તો સરકાર તરફથી જે નિર્ણય લેવામાં આવે છે જેની ઉપર અમલ નથી થતો અને ખાસ કરીને ઓબીસી નો, તો 82% જો લોકો પ્રતિનિધિત્વમાં બેઠેલા હોય તો એમને પણ આ અધિકાર મળે. એટલા માટે આ સરકાર જે બેઠેલી છે એ છેલ્લા 75 વર્ષથી ખાસ કરીને ઓબીસી વર્ગ કે જેને હિન્દુ તરીકે એને પોતાની બગલમાં રાખેલો છે એ જો છટકી જાય અને એને જો 60% અનામત મળે તો આપણી અનામત જતી રહે, 3.5% પ્રભુત્વ ઘટી જાય. એ આ 3.5% લોકો તૈયાર નથી. માટે અત્યાર સુધીમાં ઓબીસી ની જાતિ આધારિત ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. આ મેઇન મુદ્દો છે. તો દરેક વ્યક્તિએ સમજવું જોઈએ કે જે ઓબીસી વર્ગ રહ્યો એને આ એની જાતિ આધારિત ગણતરી થાય એ માટે બાબા સાહેબે પણ કહેલું છે. બાબા સાહેબ કહીને ગયા છે કે મને ઓબીસીએ જેમ સાથ સહકાર આપ્યો છે એમ તમારે પણ ઓબીસી ની જાતિ આધારિત ગણતરી થાય એટલા માટે આંદોલનમાં એસસી અને એસટી પણ ઓબીસી ને સહકાર આપે. એટલા માટે આપ સૌને પણ વિનંતી છે. ધન્યવાદ. आभार रमन भाई परमार साहब। और हमारे कार्यक्रम के आगे के किन्हें सर वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूं बीके केनिया सर, बीएमपी उपाध्यक्ष, न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सॉरी। आभार। साथियों, आज 14 अप्रैल विश्व विभूति भारत रत्न नूतन भारत के शिल्पकार, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस गांधीधाम में पुनरख देवी चौक सेक्टर 7 समाजवाड़ी मैसूरी मेघवाल समाजवाड़ी में गांव में एक कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, वाम सेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा, मुख्य अतिथि माननीय मगाराम हाथला जी राजस्थान से आए हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय रविंद्र सिंह बिलावत, राष्ट्रीय मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ जो राजस्थान से आए हैं।
इस तरह से कई साथी, कई वक्तागण और आप कच्छ जिले से यहाँ आए हुए सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूं। साथियों, काफी वक्ताओं ने सारे विषयों पर बातें रखी है। मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा क्योंकि हमें समय देना है अध्यक्ष महोदय को, विस्तार से सारी बातें हमें समझना है। तो साथियों, मैं कच्छ जिले की ओर से, मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन कच्छ जिले से मैं गया हूं, तो कच्छ जिले की जिम्मेदारी भी हम सभी लोगों को उठानी होगी। इस देश में हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, सफल आंदोलन इस देश में चला, उस आंदोलन की बदौलत हमें संवैधानिक अधिकार मिले। ये संवैधानिक अधिकार जो मिले, उन अधिकारों को खत्म करने के लिए साथियों, ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग, ये आरएसएस के लोग हमारी जड़ें खोदने का काम में लगे हुए हैं। साथियों, 75 साल की आजादी के बाद भी हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अधिकार वंचित है। कई फंडामेंटल राइट्स, कई अधिकार जो है हमें नहीं मिला। कई अधिकारों की चर्चा भी इस देश में इस नेता ने भी नहीं की, इन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी नहीं की, इस सरकार में बैठे हुए हमारे भरले और दलाल लोगों ने भी समाज में नहीं की। तो इन बातों को लेकर बागशेप के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से इस देश में महाअभियान चल रहा है। वो अभियान के माध्यम से मूल निवासी बहुजनों को जागृत करने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चल रहा है। बड़े पैमाने पर ये जागृत का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम की वजह से आज समग्र भारत में 725 जिलों में हमारी जड़ें मजबूत बन गई है। ये जड़ें मजबूत बनने से, आंदोलन मजबूत बनने से दुश्मन घबराया हुआ है। आरएसएस अमेरिका से डरता है, लेकिन ये आरएसएस के लोग वामन मेहसान से डरते हैं। साथियों, इस देश में आजादी का आंदोलन हम सफलता की ओर है। इस देश में हम आजाद होने वाले हैं। चंद दिनों में, चंद सालों में आजाद होने वाले हैं। हमारी आने वाली नस्लों को आजाद होने वाली है। साथियों, इस आजादी के आंदोलन को रोकने के लिए दुश्मन कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कई तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। इन षड्यंत्रों को समझना होगा साथियों। इसीलिए मैं कहता हूं, कच्छ जिले के लोगों को किसी भी हाल में बागशेप के इस आंदोलन को, भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन के, इस देश के सफल नेतृत्व को हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस आजादी के आंदोलन को सफल करना है। हम लोग मिलकर साथ सहयोग करेंगे, इस आंदोलन को सफल करेंगे। आइए ऐसी आशा उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय मूल निवासी। खूब खूब आभार मान्यवर केनिया साहब, बहुत अच्छी आगवी से आपने बात रखी। और आगे के वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मान्यवर मगाराम हाथला सर, राष्ट्रीय सचिव અને एडॉप्शन इंचार्ज बागशेप गुजरात। धन्यवाद मान्यवर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इस कच्छ भुज जिले की ऐतिहासिक जयंती समारोह में आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और अवसर दिया है। मैं जयंती समारोह में आपको बाबा साहब की जयंती की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कांग्रेचुलेशन। और आज मैं ज्यादा बात करने की इच्छा थी, मगर समय कम है, तो मैं कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हमारे पास उपस्थित है और इन विषयों पे सार्वजनिक बात करेंगे। मेरा आपसे निवेदन रहे, जो बातें हैं वो आप थोड़ा सा दिल दिमाग खुला रख करके सुने, पूर्वाग्रह मुक्त होकर के सुने, क्योंकि ऐसा सुनने से, विचार करने से, आत्मसात करने में आपको सफलता मिलेगी। जो सुनने की कला है, उसमें जो पारंगत लोग होते हैं
वह सहनशील होते हैं और कड़वी बातों को भी सुनने का साहस रखते हैं, और ऐसी कड़वी बातों को सुनने वाले लोग ही सचेत करने में और राह दिखाने में आगे आपको मदद करते हैं। साथियों, हमें सही बनना है, केवल भला नहीं बनना है, क्योंकि भले लोगों की कोई कमी नहीं है समाज में, लेकिन भले लोग सही काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बुरे लोग लोकतांत्रिक तरीके से घुस जाते हैं। तो भले बनने का मतलब हमारे समाज के लोगों को भले बनने के साथ में सही बनना है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका ज्ञान सही बनने पर ही हम आगे कर पाएंगे, और सही लोग ही आंदोलन चला सकते हैं और चलाते हैं। सिर्फ भले और बहानेबाज लोगों से आंदोलन नहीं चलता है। साथियों, हमारे लोग सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं, गर्मियों में पिघल जाते हैं और बारिश में बह जाते हैं, ऐसा माननीय काशीराम जी कहते थे। क्योंकि दुश्मनों ने हमारे लोगों को इस तरह से कच्ची मिट्टी का ढेला समझ रखा है। वो हर मौसम में अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब की बदौलत आज हम यहाँ बोल रहे हैं। ये हमें बोलने की क्षमता बाबा साहब के कारण आई, बामसेव के आंदोलन के कारण आई। इसलिए महापुरुषों की जो विचारधारा होती है वह ऑब्जेक्टिव हो सकती है। सिर्फ महापुरुषों का केवल नाम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए बामसेव के माध्यम से जब हम काम करते हैं तो हमेशा उद्देश्य को ध्यान में रख करके काम करते हैं। और संगठन में हमें बहुत सारा काम करने का तरीका बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना स्वरूप नहीं बदल पाते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि लोहे की तलवार होती है, वो जब कंचन संग होने पर सोना बन जाती है, मगर उसका स्वरूप नहीं बदलता है। लोढ़ानी तलवार पारस थी सोनू थयो, वो पारस से सोना बन जाती है। लोढ़ानी तलवार पारस थी सोनू थयो, धार अने आकार ए बदला नहीं अणखिया। वो तो तलवार जब सोने की है बन जाती ना, फिर भी वो काटने का काम करती। क्यों? सोने की है तो भी धार वही रहती है, उसका आकार वही रहता है। संगठनात्मक रूप से लोगों में जब समझ पैदा होती है, तब हम हमारे समाज के लोगों को आगे अच्छा काम करने के लिए बाधित तैयार कर सकते हैं। और अच्छे लोगों के साथ चलने से आपको अपने अगर परिजन भी गलत मार्ग पे चलते हैं तो उनका त्याग करना पड़ता है। हमारे संतों ने भी कहा है, हमारे इतिहास में कहानियों में कहा गया है, मेहतारी तजी भरत ने, प्रहलाद ने जू तजी पितारी, बलि राजा ने गुरु को तजा, कंत तजे ब्रज नारी, कंत तजे ब्रज नारी, विभीषण बंधु त्यागे, विश्वपति के काज अति भक्ति अनुरागे, लक्षानंद हृदय लागी जब प्रेम कटारी, पिता तजे प्रहलाद भरत ने तजी मेहतारी। क्योंकि उसके मार्ग में जब बाधा हो रहे थे तो उनको उन्होंने त्याग दिया। साथियों, 22 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी। पहले मैं कविता लिखता था, मगर बामसेव में आने के बाद मैंने कविता लिखना छोड़ दिया और यहाँ काम करना शुरू कर। मुझे आज याद आया कि 13 अप्रैल 2004 की जो कविता है आज भी कितनी प्रासंगिक है। तो मैं साहब से अनुमति लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ कविता और शेर शायरी की मनाही होती है, मगर आज ज्यादा मुझे प्रासंगिक लगा। हर साल 13 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती में कवि सम्मेलन करते थे, वो हमने अभी दूसरों को सौंप दिया। उसमें बाबा साहब ने कितनी तकलीफें देख करके हमारे लिए क्या किया और बाबा साहब की याद हमको क्यों आती है, ये मेरा कविता का शीर्षक है। अभावों में पैदा होकर जीवन भर दुख झेले थे, तिरस्कार और अपमान को सहते पीड़ित अकेले थे, कोई चुनौती नहीं देता था, समाज के ठेकेदारों को घुट घुट कर जीना पड़ता था, वंचितों के परिवारों को ऊंच नीच की हीन भावना भारत भर में फैली थी, छुआछूत व भेदभाव की ओढ़ी चादर मैली थी, कुत्ते बिल्ली और जानवर आदर के हकदार थे, लेकिन वंचित समाज को मिले नहीं अधिकार थे, योग्यता को नहीं देखते यहाँ जाति देखी जाती है, इसलिए तो बाबा साहब याद तुम्हारी आती है, इसलिए तो बाबा साहब याद आपकी आती है। गरीबी और गुलामी में कैसे तुम पढ़ पाए थे, अन्याय और अत्याचार से कैसे आगे बढ़ आए थे, समस्याओं को सुलझाया पर हिम्मत नहीं हारी थी, जान जोखिम में डालकर भी करनी उन्हें तैयारी थी, छाया भी पढ़ने ना पाए हाथ लगाना दूर था, विकृत वर्ण व्यवस्था का बस यही दस्तूर था, स्कूलों में भी अध्यापकों का होता यही बर्ताव था, मानवता और मानव बीच यही दुख टकराव था, हिम्मत करके आगे बढ़ते तकलीफें हट जाती है, इसलिए तो बाबा साहब याद तुम्हारी आती है। सत्य नीति चरित्र साधना जीवन का एक योग था, कठिन मेहनत के बल पर करना एक प्रयोग था,
आया अवसर जहाँ ना पाए, प्रतिभा का परिचय था, ज्ञान साधना में डूबना यह उनका एक निश्चय था। जैसे तैसे करके उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई थी, अभी तो जीवन भर उन्हें लड़नी बहुत लड़ाई थी। उस जमाने बड़ोदरा में साजीराव महान थे, छात्रवृत्तियां देने वाले प्रतिभा के पहचान थे। उच्च शिक्षा पाने हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है, इसीलिए तो बाबा साहब याद तुम्हारी आती है। लंदन अमेरिका विदेश जाकर उच्च शिक्षा वो पाते हैं, लेकिन समाज सुधार हेतु जल्दी ही लौट आते हैं। आजीविका आधार नहीं था, वक्त थपेड़े देता था, फिर भी डॉक्टर भीमराव सब कुछ सह लेता था। वंचितों के उत्थान हेतु संघर्ष करते जाते थे, आत्मशक्ति जगाने को वो बहुत समझाते थे। अंग्रेजों से आजादी को देश में संघर्ष चलता था, वंचितों के अधिकार हेतु भीम का दिल मचलता था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश हुकूमत बुलाती है, इसीलिए तो बाबा साहब याद तुम्हारी आती है। वंचितों के प्रत्येक अधिकार से गांधी जी को दर्द हुआ, लेकिन लोहा मनवाने में भीमराव भी मर्द हुआ। वंचितों के पृथक अधिकार से गांधी जी को दर्द हुआ, लेकिन लोहा मनवाने में भीमराव भी मर्द हुआ। समझौते की शर्तों पर जब पूना में वो पैक्ट किया, पाखंडी परवर्तियों को कुछ यहाँ पर करेक्ट किया। जो देशवासियों को अंग्रेजों को भगाना था, बाबा साहब भीमराव को भी अपना समाज जगाना था। बाबा साहब चाहते थे कि वंचितों को अधिकार मिले, उनके मुरझाए चेहरे भी मुस्कुरा करके खिले। अम्बेडकर के जीवन में तो मेहनत ही रंग लाती है, इसीलिए तो बाबा साहब याद आपकी आती है। देश में बाबा साहब आपने बहुत अच्छा संविधान दिया, लेकिन संशोधन करके लोगों ने उसे तोड़ दिया। बाबा तेरे देश में आज वंचित आज भी दुख पाते हैं, शक्तिशाली पुरातन पंथी आज भी जुल्म ढाते हैं। आम चौराहा पर वंचितों की आज भी हत्या होती है, उनकी पत्नी सिंदूर पोंछकर कोने में जा रोती है। आजादी के वर्षों बाद भी दलितों से वंचितों से धोखा होता है, वह जाता है पाने को लेकिन गांठ के भी खोता है। वंचितों की बहनों की इज्जत आज भी लूटी जाती है, इसलिए तो बाबा साहब याद आपकी आती है। पढ़े लिखों में समझ नहीं है, गुमराह होते जाते हैं। अगर पंक्तियों पे आप ध्यान देंगे तो आज भी ये हालात है। पढ़े लिखों में समझ नहीं है, गुमराह होते जाते हैं। अवसरवादी रोटी सेकते फूट डालते जाते हैं। नेतृत्व की बात आने पर सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उचित तरीके से वो बात नहीं कर पाते हैं। जब भी मौका आता है वो गलत निर्णय कर लेते हैं। चलाना तो आता नहीं, फिर भी नैया खेते हैं। बहुसंख्यक होकर के भी अल्पसंख्यक रह जाते हैं, कोई उनकी सुनता नहीं और अंत में पछताते हैं। सिर्फ चुनावी दिनों में हमें हर पार्टी अपनाती है, इसीलिए तो बाबा साहब याद आपकी आती है। हत्याएं जब होती है तो संगठित होते जाते हैं। हमारे लोग कब संगठित होते हैं? जब हत्या होती, मर्डर होता, तब अपनी संघर्ष समिति बनाते हैं। हत्याएं जब होती है तो संगठित होते जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो जान नहीं पाते हैं। इसके अलावा कभी क्या समाज जाग पाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के भी मुद्दे कभी उठाएगा? नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से। मन को बहलाने वाले उत्सवों और त्योहारों से, सच्ची लगन और ईमानदारी से सबको मेहनत करनी होगी। निजी हितों को त्याग करके खुद को शिरकत करनी होगी। दिल का दर्द जगाने को हमें कोई सुई चुभ जाती है, इसीलिए तो बाबा साहब याद आपकी आती है। धन्यवाद। जय मुन्ना। खूब खूब आभार, धन्यवाद मान्यवर मगेरा माथला साहब। आपकी दिल की बात होठों पे आ गई। साथियों, अभी इस कार्यक्रम का अध्यक्ष प्रवचन करने के लिए मैं साहब को आमंत्रित करने से पहले इधर कच्छ के जो मूल निवासी बामसेप की जो टीम है उनको नाम ले रहा हूं, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। मानकर जी, मूल निवासी नागसी गरवा, दिनेश भाई भोया, भीमजी भाई सिजू, नरेश भाई राठवा, परसोत्तम भाई वाघेला, नेमाराम परियार, मुकेश भाई चावड़ा, श्यामजी भाई फप्पल, बाजी भाई तैयार रहे, आखिरी में दे देंगे, समय कम है और वो काउंट कर रहे हैं। जो नाम ले रहा हूं वो तैयारी में रहे। इधर बाजी भाई के केनिया साहब, हेमराज भाई गरवा, भिखाराम बोराना, सूरज सिंगाड़े, बड़देव भाई सोलंकी, हरेश भाई रोसिया। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज के
कार्यक्रम के अध्यक्षता मान्यवर वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए कच्छ में आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम में जो तमाम विषय रखे गए हैं उसमें एक विषय है तथाकथित आजादी के 75 साल बाद भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करना और वर्तमान जनगणना में जाति का कॉलम ना रखना ये शासक वर्ग का ओबीसी को बार बार छल करने की साजिश है। ये एक विषय है। दूसरा विषय है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कलम 61A के प्रबंध का उल्लंघन करके चुनाव में सारे मतदान बूथों में ईवीएम का उपयोग करना ये जनता के साथ धोखाधड़ी है। ये दूसरा विषय है। तीसरा है पहले यूजीसी की इक्विटी कानून बनाना और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसके पक्ष में कमजोर दलील से रोकना, ये खास करके एससी एसटी और ओबीसी के साथ धोखाधड़ी समान है। चौथा है फुल पेमेंट में कायमी नौकरी ना देकर करार आधारित भर्ती कर देश के बेरोजगार युवा धन को खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र है, एक चिंतन। ऐसे तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, आजादी को 75 साल हो गए हैं और इस 75 साल की आजादी में आज भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है। ये गिनती क्यों नहीं हो रही है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। यदि जाति आधारित गिनती हुई तो क्या होगा? जाति आधारित गिनती होने से हिंदू के नाम पर गिनती नहीं होगी, जाति के आधार पर होगी। 1925 से लेकर अब लगभग आरएसएस को 100 साल का समय हो रहा है और इस 100 साल के समय में आरएसएस के लोग हिंदू के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि दयानंद सरस्वती का नाम आप लोगों ने, क्योंकि गुजरात के ही है, दयानंद सरस्वती ये कहा करते थे
कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो हिंदू के नाम पर ये लोग गिनती क्यों करते रहे, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, हमारे लोगों ने कभी नहीं सोचा। आखिर जो हिंदू है शब्द है, ये तो मुसलमानों के द्वारा, जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ उसके पहले का जो लिटरेचर साहित्य अवेलेबल है भारतीय भाषाओं में, उस भारतीय भाषाओं में हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। चाहे संस्कृत का लिटरेचर हो, क्योंकि आमतौर पर ब्राह्मणों का सारा लिटरेचर संस्कृत भाषा में है, और अगर संस्कृत में हिंदू शब्द नहीं है, वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में हिंदू शब्द नहीं है, तो ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है उन धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हिंदू ये पौराणिक शब्द नहीं है, प्राचीन शब्द नहीं है। और अगर ऐसा है तो ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द को क्यों स्वीकार किया? क्या कभी हमारे लोगों ने इसके बारे में सोचा? ये तो नहीं कह सकते हम लोग कि ब्राह्मण इन सारी बातों के बारे में जानकार नहीं थे। जब खुद दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो इसका मतलब वो जानते थे। अगर वो जानते थे तो फिर इस शब्द को उन्होंने क्यों स्वीकार किया? इसलिए स्वीकार किया कि अगर जाति के आधार पर गिनती होती है तो जाति के नाम पर ब्राह्मणों की भी गिनती होगी, क्योंकि ब्राह्मण भी एक जाति है। और अगर ब्राह्मण की जाति के आधार पर गिनती होगी तो जाति की संख्या का पता चलेगा। जब जाति की संख्या का पता चलेगा तो लोगों को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए उन आंकड़ों का उपयोग, जो अधिकृत आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, तो लोगों को आंकड़े उपलब्ध होने की वजह से मौका मिलेगा। इस वजह से ब्राह्मणों ने योजना बनाई और जाति आधारित गिनती को रोकने के लिए उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग किया। जबकि ब्राह्मणों के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। ये भी ध्यान रखो कि ब्राह्मणों के जो धर्म का नाम है, रिकॉर्ड में भी ब्राह्मणों के धर्म का जो नाम है वो ब्राह्मण धर्म है। जब ब्राह्मणों के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म का नाम त्याग क्यों किया? जो पहले उसका नाम लेते थे, बोलते थे, लिखते थे, क्यों त्याग किया? जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के राज में सभी लोगों को अधिकार मिलेंगे, और अगर सभी लोगों को अधिकार मिलेंगे तो सभी जातियों को अधिकार मिलेंगे। शेड्यूल कास्ट के जातियों को अधिकार मिलेंगे, शेड्यूल ट्राइब के जातियों को अधिकार मिलेंगे, ओबीसी के जातियों को अधिकार मिलेंगे, और जाति के ही आधार पर सारा मामला अगर चलेगा तो ब्राह्मणों को भी 3.5% जाति के आधार पर ही मिलेगा। ऐसा होने से ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, जो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, वो अधिकार के अनुसार संख्या के अनुपात में बहुत नीचे आ जाएंगे। तो उन्होंने
ब्राह्मण धर्म शब्द का त्याग करने के पीछे और हिंदू धर्म शब्द का उपयोग करने के पीछे ये मकसद था ताकि ब्राह्मणों को हिंदू शब्द के पीछे छुपने का मौका मिल जाए और सभी लोगों को हिंदू कहकर ब्राह्मण धर्म का समर्थक बनाया जाए। इस रणनीति के तहत ब्राह्मणों ने ब्राह्मण शब्द का उपयोग करना छोड़ दिया और मुसलमानों की दी हुई गाली को अपने धर्म का नाम स्वीकार किया, जानते हुए भी स्वीकार किया, क्योंकि उनको मालूम था कि अंग्रेजों के राज में एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा चल रही है, प्रौढ़ मताधिकार की चर्चा चल रही है, और अगर प्रौढ़ मताधिकार की चर्चा चल रही है तो हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा और हर एक को, हर जाति के लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। तो इस संख्या के अनुपात में ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व भरभरा के गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा इसका क्या उपाय करें, तो इसलिए सभी जातियों को जाति के नाम पर इकट्ठा करने के बजाय उन्होंने हिंदू के नाम पर सभी जातियों को, जो मुस्लिम नहीं है, उनको पूछा कभी हिंदू कौन है, तो जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू है। ब्राह्मण बताए कि हिंदू कौन है, कि जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू है। यानी संख्या को उन्होंने ध्यान में रखा कि संख्या के अनुपात में अगर अधिकार मिलेंगे तो हिंदू को जब अधिकार मिलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हिंदू के पुरोहित और हिंदुओं के धर्माचार्य ब्राह्मण है, तो स्वाभाविक है कि हिंदू के नाम पर जो भी अधिकार मिलेगा उसका उपयोग और प्रयोग ब्राह्मणों को करने का मौका मिलेगा। ये बात अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, और अगर ऐसा हुआ होता तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं होती। अगर हमारे लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी के लोग, RSS के लोग तो यही मानते हैं कि हिंदुओं ने हमें वोट दिया। हो सकता है SC ST OBC के लोगों ने हिंदू कहकर वोट ना दिया हो और कांग्रेस के गैर व्यवहार की वजह से बीजेपी को वोट दिया हो, ऐसा हो सकता है, विरोधी पार्टी होने की वजह से और कांग्रेस को बदलने की इच्छा से लोगों ने वोट दिया हो, ऐसा हो सकता है। मगर वो तो ऐसा मानते हैं कि वो हमको, उन्होंने, हिंदुओं ने वोट दिया, वो तो आप लोगों को हिंदू मानकर चल रहे। तो हिंदू, ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म का नाम बदल कर दिया हुआ नाम है और मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नाम अपने मतलब के लिए, अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए स्वीकार किया है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। जब संविधान लिखा गया तो इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने ध्यान रखा और SC ST OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है। SC ST OBC के लोगों को जाति के आधार पर अधिकार है। जाति के आधार पर गिनती की जाती है, जाति के आधार पर संख्या की गिनती होती है, संख्या के अनुपात में अधिकार दिए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों की संख्या 15% है तो ऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको 15%, अगर आदिवासियों की संख्या 7.5% है तो 7.5%, तो SC ST को सारे देश भर में 22.5% दिया जाता है। OBC को अभी भी संख्या के अनुपात में अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रोकने के लिए कई तरीके ढूंढे और उन्होंने मेरिट का सिद्धांत सामने लाया कि अगर SC ST OBC के लोगों को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाएगा
तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की योग्यता और प्रशासनिक कार्यक्षमता खत्म हो जाएगी। अभी 50% रिजर्वेशन है और साउथ इंडिया में 74.5% है। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट तैयार किया, तमिलनाडु में 74.5% है रिजर्वेशन, और मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में बताया कि देश में जो सर्वोत्तम एडमिनिस्ट्रेटिव योग्यता है और सर्वोत्तम एडमिनिस्ट्रेटिव रिजल्ट है वो तमिलनाडु में है। नॉर्थ इंडिया में बिहार और उत्तर प्रदेश यहां नहीं है। यहां नहीं है तो सबसे ज्यादा घटिया एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का कंट्रोल प्रशासन में है, तो वहां रिजल्ट घटिया किस्म का है। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट में जो डाटा कलेक्ट किया गया, जो सर्वे किया गया, उसका आंकड़ा बता रहा हूं। इसका मतलब ये मेरी घर की बात नहीं है, ये भारत सरकार का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो रिजल्ट है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से आता है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब है संख्या के अनुपात में लोगों को अधिकार अगर मिलता है तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। आखिरकार लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। राजतंत्र के साथ अगर कंपेयर किया जाए, राजतंत्र में एक राजा होता है और राजा के बाद डायरेक्ट प्रजा होती है। राजा होता है, एक प्रजा होती है। लोकतंत्र में राजा और प्रजा नहीं, ये 2 पिलर का सिस्टम नहीं होता है। लोकतंत्र में 4 पिलर का सिस्टम होता है। एक विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है। एक कार्यपालिका, जो विधायिका है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑल इंडिया की परीक्षा दिलवाकर जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी बनाया जाता है और उसके द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। तीसरा है जुडिशियरी। तो इसमें जुडिशियरी में जो लॉ से संबंधित लोग हैं, जो परीक्षा पास किए हुए लोग हैं, उन लोगों को ही लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग 10-15 साल की सर्विस है उन लोगों को जज बनाया जाता है, और जो जज बनते हैं उनको 10-20 साल के बाद में हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर 50% तक। और जो 50% है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग वकालत करते हैं उनके पास कम से कम 10 साल की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव है, उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। यानी योग्यता को ध्यान में रखा जाता है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो इस तरह से चौथा है पिलर लोकतंत्र का है, वो है मीडिया। तो मीडिया जो है किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। आप देखेंगे कि आप अपना आजकल तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाहे अंग्रेजी के अखबार हो चाहे हिंदी के अखबार हो, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि सोशल मीडिया में उनको आना पड़ रहा है। यानी जितने लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं उससे ज्यादा ये जो सोशल मीडिया है वो पढ़ते हैं। तो उन लोगों को
टाइम्स ऑफ इंडिया को और बड़े बड़े अखबारों को अपने अखबार के खबरों को सोशल मीडिया में रखना पड़ता है। तो सोशल मीडिया ज्यादा पावरफुल, ज्यादा लोगों तक पहुंच रखने वाला हो गया है। तो ये जो लोकतंत्र में 4 पिलर है, ये 2 पिलर का सिस्टम नहीं है। राजाशाही में राजा और प्रजा, लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। 4 हिस्सों में अधिकारों को बांटा गया है। एकाधिकार को खत्म कर दिया गया है। एकाधिकार को खत्म करना भी लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है। ये हमारे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में लोकतंत्र, जो लोकतंत्र का सिद्धांत है उसके अनुसार काम कर रहा है। तो सबूत ये कहते हैं कि इस तरह से काम नहीं कर रहा है। इसका क्या सबूत है? इसका सबूत है आजादी के पहले और 19वीं शताब्दी के दरमियान हम देखते हैं कि 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की मदद से ब्राह्मणों ने की। जब अंग्रेज छोड़कर चले गए तो अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को पता है कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के तौर पर अंग्रेजों ने नॉमिनेट किया। तो जानकारी ही नहीं है। ज्ञान तो ये दूसरी बात है, ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है। जब जानकारी नहीं है और जानकारी देने के जो साधन हैं उन पर ब्राह्मणों का कब्जा है, यानी जो पेपर है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उनके मालिक बनिया है और पत्रकार ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है, तो वो जानकारी पर एकाधिकार किए हुए हैं, जबकि एकाधिकार नहीं होना चाहिए मगर एकाधिकार है। इस वजह से जानकारी का जो सोर्स है वो लिमिटेड है। हमारे लोगों तक सारी जानकारी नहीं आ रही है और इस वजह से सोशल मीडिया आ गया। ये जानकारी पर कब्जा होने की वजह से सोशल मीडिया आ गया। अब सोशल मीडिया में क्या है? लोगों के हाथ में है। लोग जो लिखना चाहते हैं, लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जो सुनना चाहते हैं वो उस पर खुद बोल सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को हमारे देश में हुआ क्या, तो एक तो कांग्रेस की स्थापना जो ब्राह्मणों के द्वारा की गई, दूसरी नेशनल पार्टी है बीजेपी। बीजेपी की स्थापना आरएसएस ने की। 1925 को आरएसएस की स्थापना ब्राह्मणों ने की नागपुर में। उन्हीं ब्राह्मणों ने जनसंघ नाम की पार्टी बनाई। उसके संस्थापक जो है वो ब्राह्मण ही थे, शायद बलराज मधोक वगैरह थे। और जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसके संस्थापक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई जनसंघ को खत्म करके। तो इस तरह से ये जो आज भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है वो भी ब्राह्मणों की पार्टी है, जिसको प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया गया है वो ओबीसी है। ध्यान रखो, बहुत खास बात समझा रहा हूं कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसको ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। तो नरेंद्र मोदी इज नॉट ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। तो हमारे बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है
कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव में क्या फर्क होता है। बाबा साहब अंबेडकर जब 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें अंग्रेजों के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर के प्रयास के द्वारा बाद में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम लाया गया और इलेक्शन के द्वारा चुनाव होते हैं। जो पहला इलेक्शन 32 के बाद हुआ 37 में, तो बॉम्बे प्रोविंस से बाबा साहब अंबेडकर ने 17 लोगों को चुनवा कर लाया था। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारा इतिहास है जिसको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे ये जो वर्तमान पार्लियामेंट है, वर्तमान पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के, मगर ये सारे के सारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी और सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी और सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? शेड्यूल कास्ट के लोग कैंडिडेट होंगे और शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही वोट देने का अधिकार होगा। बाकी उस चुनाव क्षेत्र में ब्राह्मण और तत्सम तमाम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट के ही वोटर, शेड्यूल कास्ट के वोटर को शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुनने का अधिकार होगा। शेड्यूल ट्राइब के वोटर, शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब के वोटर्स को शेड्यूल ट्राइब का ही कैंडिडेट चुनने का अधिकार होगा। ये सेपरेट इलेक्टेड था। इसका मतलब क्या था? तो बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है, जो लोग अस्पृश्यता का पालन करते हैं वो उनको वोट कैसे देंगे? जो अस्पृश्यता का पालन करते हैं वो उनको वोट नहीं दे सकते। इसलिए आदिवासियों को जंगली कहते हैं, उनको इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको वोट कैसा देंगे? इसलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए और उनके ही लोगों को वोट देने का ऐसा एक अलग चुनाव क्षेत्र बनाया जाना चाहिए जिसमें उनको ही चुनाव लड़ने का और उनके ही लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इससे क्या होता? इससे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते। इससे शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते। गांधी जी कांग्रेस के नेता थे। गांधी जी ने कहा ये मुझे मंजूर नहीं है, यानी रियल रिप्रेजेंटेटिव एससी एसटी का मुझे मंजूर नहीं है। गांधी जी ने तर्क दिया इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को पूछा, क्या आप लोग अपने कुएं पर हमारे लोगों को पानी भरने देते हो? अपने घर में खाना खिलाते हो? रोटी बेटी का व्यवहार करते हो? नहीं करते हैं ये सारी बातें। किस आधार पर हम एक हैं? किस आधार पर हिंदू समाज का हिस्सा है? तो आपने तो पहले से अलग करके रखा है। जो पहले से अलग करके रखा है बस उतने ही लोगों को मैं अधिकार की बात कर रहा हूं। भाई कोई अलग करने की बात नहीं कर रहा हूं, तो पहले से आप लोगों ने अलग किया हुआ है। गांधी जी को लगा कि इससे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाएंगे और पार्लियामेंट में ये जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, ये रियल रिप्रेजेंटेटिव संसद में ब्राह्मणों की सरकार चलने नहीं देंगे। ब्राह्मणों की जो सरकार आएगी आजादी मिलने के बाद, वो सरकार चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये
सेपरेट इलेक्टोरेट से लड़ाकू किस्म के लोग चुनकर जाएंगे, जो पार्लियामेंट में अपने हक अधिकार की ज्यादा से ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला ही आदमी इस सिस्टम में चुनकर जाएगा। तो पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट होते आज के तारीख के अनुसार। तो आज के तारीख में आरएसएस और भाजपा की सरकार संसद में चलने नहीं देते। एक तो उनकी सरकार ही नहीं आती, क्योंकि सरकार आने के लिए 272 सीटें चाहिए और 272 में सबसे बड़ा अवरोध 131 सीटों का होता, तो सरकार ही नहीं बनती। और इनके साथ सहयोग और समर्थन के बगैर सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट ही नहीं बनती। 543 लोकसभा की सीटों में अगर 131 सीटें इनकी होगी तो ये तो किसी की भी सरकार संसद में बनने नहीं देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब सरकार बनेगी नहीं तो ये लोग सरकार पर हावी होंगे और इनको जो चाहिए हक और अधिकार वो सारे के सारे देने होंगे। हम लोग इनके आजादी के लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को पूरे आजादी के अधिकार देने पड़ेंगे। इस आधार पर गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया और बाबा साहब आंबेडकर को कहा कि अगर मैं मर गया तो इसके लिए सोल जिम्मेदारी आपकी होगी। धमकी देकर एक सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म किया और जॉइंट इलेक्टोरेट थोपा। जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से क्या होता है, 15% शेड्यूल कास्ट के वोटर, 7% आदिवासी के वोटर और बाकी सारे ब्राह्मणों के द्वारा जिनको हिंदू बनाया हुआ है ब्राह्मण धर्म का, वो लोग उनको चुनकर जाने नहीं देते। इवन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर ऐसा करते हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि ओबीसी के लोगों को 93 में ओबीसी के लोगों को जो मंडल कमीशन लागू करने के लिए 93 निकला, अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी जी जब विरोध कर रहे थे उस समय ओबीसी के लोगों ने अगर गांधी जी का साथ नहीं दिया होता, ओबीसी के लोगों को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उसी समय तो अधिकार मिल गया। बहुत खास बात बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि संविधान सभा में केवल कांग्रेस के लोग होते तो 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग होते और ये कांग्रेस के लोग SC ST के कैंडिडेट चुनवा कर नहीं लाते, क्योंकि वो तो सेपरेट इलेक्टेड होता। कांग्रेस तो उस समय ब्राह्मणों की पार्टी थी, जैसे आज बीजेपी की पार्टी है, उस समय तो कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी। साथियों, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहले लोकसभा के चुनाव में 64% ब्राह्मण और तत्सम लोगों को जवाहरलाल नेहरू ने टिकटें दी। जी, जवाहरलाल नेहरू को हम लोग आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, हम सब लोग ऐसा कहते रहते हैं। हमारे घर में भी हमारा चाचा होता है, उतना चाचा उसको नहीं कहते जितना जवाहरलाल को चाचा कहते रहते हैं। सार्वजनिक रूप में कहते रहते हैं, अपने चाचा को इतना नहीं सम्मान देते जितना जवाहरलाल को देते रहते हैं, जिन्होंने हमारे लोगों के हक अधिकार के विरोध में काम किया। ये डॉक्यूमेंट्री है और इसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसकी वजह से हमारे लोगों को आजाद भारत में जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। रिजर्वेशन है, 15% शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन है, फुलफिल नहीं हुआ। 75 साल हो गए संविधान लागू होकर, फुलफिल नहीं हुआ। कांग्रेस का राज रहा, फुलफिल नहीं हुआ। बीजेपी का राज है, फुलफिल नहीं हुआ। 80% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में है,
IAS IPS IRS में 20% रहते हैं, 20% में 85% लोग हैं। इवन आप लोगों को हैरानी होगी, मुझे तो ये हैरानी होती है कि क्षत्रिय लोग, जो ब्राह्मण 3.5% है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रशासन में है, वो क्षत्रिय लोग भी उसका विरोध नहीं करते। क्षत्रिय लोगों के अधिकारों पर भी ब्राह्मणों ने अतिक्रमण किया। 6% क्षत्रियों की संख्या है, मुश्किल से 1 या 1.5% क्षत्रिय लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। SC ST OBC का तो छोड़ो, क्षत्रियों को नहीं दे रहे। और क्षत्रिय अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के बजाय ब्राह्मणों के कहने पर SC ST OBC को रिजर्वेशन क्यों मिला, उसका पिछवाड़ा ही लात मारने का काम करते रहते हैं। तो ये एक समझदार आदमी जो है राजस्थान से आया हुआ है, इसको समझ में आता है। क्षत्रिय लोग अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। अरे ब्राह्मण सक्षम लोग हैं, उनको लड़ने दो, वो अपनी लड़ाई लड़ो ना। 6% को 6% मिले, अगर 6% को 6% मिले, ये लड़ाई आप लड़ते हो तो मैं लिखित रूप से आपको देता हूं, आपका समर्थन करता। 6% से 1% भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से साथियों, ये जो संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है। आजादी मिली, समाज का लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ। एक कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, अपोजिशन पार्टी ब्राह्मणों की, तो कहां हुआ समाज का लोकतांत्रिकरण, कहां हुआ? जो SC ST OBC के लोग बीजेपी के अंदर चुनकर जाते हैं, उनके घर में जाके बोलो तो MLA MP वो अपना दुख हमको बताते। अरे हमारा दुख बताने के लिए तुमको संसद में भेजा, तुम्हारा ही दुख हमको बता रहे हो, हम तो संसद के बाहर है। वो जो मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी में और कांग्रेस में, वो अपना दुखड़ा हमको बताते हैं। क्या करे, पार्लियामेंट में हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको पार्टी में भी नहीं बोलने दिया जाता। तो क्यों गए थे उधर? जब हमने पूछा क्यों गए थे उधर, नहीं हमको लगा हिंदुओं की पार्टी है। अंदर जाने के बाद पता चला ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मणों के हितों के विरोध में कुछ भी बोला नहीं जा सकता, करनी के तो छोड़ो, बोला नहीं जा सकता। तो ये परिस्थिति जो है, हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अभी ये जो 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1951 का, ईवीएम मशीन के पहले बहुत सारी संसद में तीसरी शक्ति हुआ करती थी। जैसे ही ईवीएम आ गया, तीसरी शक्ति गायब हो गई। और ये तीसरी शक्ति SC ST OBC माइनॉरिटी की हुआ करती थी, ये उनकी पार्टियां हुआ करती थी। ये तीसरी शक्ति गायब हो गई। एक बीजेपी है तो एक कांग्रेस है, दोनों पार्टियां ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर दोनों की पार्टियां ब्राह्मणों की है, उनकी संख्या 3.5% है, तो इसका मतलब दोनों के हिस्सों में 2.25% है।
2.25 इसके 2.25 उसके, तो 2.25 में ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं लाया जा सकता, सरपंच नहीं बनाया जा सकता। जो लोग ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड है। ब्राह्मणों ने उसका नाम प्रपोज किया, उसके बाद ब्राह्मणों ने कैसे किया, आरएसएस ने उसका समर्थन किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम प्रपोज किया। तो ये तो पार्टी तो उनके कब्जे में, पार्टी ने यानी ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का नाम किया। ये वजह है नरेंद्र मोदी ओबीसी का होने के बावजूद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ब्राह्मणों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, अगर मैं जाति आधारित गिनती करता हूं तो सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मण धर्म को पैदा होगा, और ब्राह्मण धर्म को खतरा पैदा होगा तो ब्राह्मण मुझे इशारा कर देंगे पार्टी के लोगों को, और मीटिंग बुलाकर, सांसदीय मंडल की मीटिंग बुलाकर रेजोल्यूशन पास करके खत्म कर देंगे। तो इसलिए साथियों, ये नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहा है, ओबीसी का होकर भी क्यों नहीं कर रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो ब्राह्मणों का संगठन है उनके द्वारा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेटेड किया है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी अनुवाद है नामधारी। नॉमिनेटेड का अर्थ है नामधारी, तो ये नामधारी है, नामधारी प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोक नियुक्त प्रतिनिधि, नामधारी प्रतिनिधि, लोक नियुक्त प्रतिनिधि, ये फर्क हमको समझना होगा। तो नामधारी प्रतिनिधि है क्योंकि आरएसएस के लोगों ने जो ब्राह्मणों का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मणों का संगठन है, उसका जो ब्राह्मणों का संगठन है उन्होंने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। इस वजह से नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड यानी नामधारी प्रधानमंत्री है, इसलिए मौलिक फैसले लेने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। जाति आधारित गिनती और उसमें ओबीसी की जाति आधारित गिनती, ब्राह्मणों का पूरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी से लेकर लोगों को डाटा के आधार पर पता चलेगा। 1931 के सेंसस के अनुसार ये आंकड़ा 52% था, मगर ये जो चीफ मिनिस्टर अभी बिहार का था, अभी वो दिल्ली जा रहा है, नीतीश कुमार, वो जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ओबीसी की गिनती की तो उसकी संख्या निकली 64%। तो सजा के तौर पर उसको मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली भेज रहे। अब दिल्ली में उसको कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो कोई निश्चित कोई खबरें हैं नीतीश कुमार को मंत्री बनाया जाएगा दिल्ली में? तो इस तरह से मैं ऐसा मान रहा हूं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती में जो 64% आंकड़ा निकला बिहार में, उसकी दंड के स्वरूप नीतीश कुमार को संभव था दिल्ली में भेजा जाएगा, और दिल्ली में अगर उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया भी जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री होना और एक कैबिनेट मिनिस्टर होना में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अगर नीतीश कुमार मंत्री बन जाते हैं तो ये इनडायरेक्टली आरएसएस और भाजपा के नियंत्रण में जाकर उनको काम करना होगा। इंडिपेंडेंटली वहां किसी प्रकार का कोई काम करने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए साथियों, ये सारी बातें हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सब करने के लिए उनके लिए ईवीएम सुटेबल है, जो बैलेट पेपर है वो सुटेबल नहीं है।
ईवीएम सुटेबल है क्योंकि ईवीएम में जो गड़बड़ी होगी वो मशीन के अंदर होगी। मशीन के अंदर गड़बड़ी होगी, बाहर पता ही नहीं चलेगा। बैलेट पेपर में पता चलता था, वो गिनती करने में सामूहिक रूप से गिनती होती थी तो वहां सभी पार्टी के लोग होते थे वहां, तो वहां गड़बड़ी का पता चलता था। ये मशीन के अंदर वोटर होते हैं और इसका कोई अता पता नहीं चलता। टेक्नोलॉजी में अगर आकाश में कोई आदमी गया है, कोई यान गया है, तो बॉम्बे में इसरो में बैठे बैठे वहां गड़बड़ी हो गई, वो यहां बैठे बैठे दुरुस्त करते। तो बॉम्बे में बैठे बैठे उस मशीन में दुरुस्त करते हैं। ईवीएम मशीन में इधर ही रहती, उधर नहीं रहती, इधर रहती। वहां अगर कुछ कर सकते हैं तो इधर के इधर आंकड़ों को इधर निकाल कर इधर डाल देना है, आंकड़ों को इधर निकाल कर इधर डाल देना है और वो मशीन के अंदर ही अंदर है। किसी को बाहर कोई पता चलने का मतलब नहीं है। सरकार बीजेपी की, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की, दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां, इलेक्शन कमीशन उनकी मशीनरी वो अपने हिसाब से चलाते हैं और उनकी देखरेख करने के लिए मशीन को हाथ भी लगाने के लिए मना करते रहे, नहीं इसको हाथ नहीं लगाने का। यानी अभी अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है ऐसा कहते हैं, मगर मशीन के साथ अभी भी अनटचेबिलिटी चल रही है, हाथ नहीं लगाने देते। तो निश्चित रूप से ये सारी गड़बड़ियां हो रही है और ये जो गड़बड़ियां हो रही है, ये गड़बड़ियां भारत सरकार पर केवल ब्राह्मणों का कब्जा बना रहे, इसके लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हम इसके विरोध में हैं और ये बदलना चाहिए। इसके लिए हम आपको जागरण कर रहे हैं और इसके लिए 23 अप्रैल को हमारा ईवीएम मशीन के विरोध में भारत बंदी है। आप लोगों को जानकारी हो रही होगी, आप लोगों को भी जानकारी हो रही होगी कि 23 अप्रैल को इस मुद्दे पर हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत बंद करने का ऐलान किया हुआ है। हमारा काम चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होता। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो लोग इस बात को खत्म नहीं करते हैं, तो खास बात समझा रहा हूं, अगर वो खत्म नहीं करते हैं तो हमारा आंदोलन बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं खत्म ना करें, हमारा आंदोलन बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट हमारी मदद करें, क्योंकि इशू रहेगा तो आंदोलन रहेगा, इशू खत्म होगा तो आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। एक बड़ा इशू है, इसके आधार पर सारे देश भर में नेशनल लेवल का आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। ईवीएम बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत खतरनाक मुद्दा है। ये सारे लोकतंत्र को हाईजैक करने का कार्यक्रम है। इसके विरोध में साथियों हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को आप साथ सहयोग और समर्थन करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। 10 बज गए हैं, इसलिए मैं कानून का उल्लंघन किए बगैर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।